नमस्कार। चलिए आज हम एनसीईआरटी की किताब पृथ्वी हमारा आवास का पहला अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। अच्छा, कभी आपने रात में खुले आसमान को देखा है और सोचा है कि ये जो टिमटिमाती हुई चीजें हैं ये क्या हैं? या फिर ये चांद हर रात अपना आकार क्यों बदलता रहता है? तो चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं और अपने ब्रह्मांड की एक मजेदार यात्रा पर निकलते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम कई दिलचस्प चीजों पर बात करने वाले हैं। हम अपनी शुरुआत करेंगे रात के आकाश से, फिर हम जानेंगे कि ये खगोलीय पिंड और तारे आखिर होते क्या हैं। इसके बाद हम तारामंडलों को पहचानना सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि पुराने जमाने में लोग इनकी मदद से दिशा का पता कैसे लगाते थे। और फिर हम अपने सौर परिवार यानी सौर मंडल के बारे में, हमारी पृथ्वी के बारे में और हमारे प्यारे चंदा मामा यानी चंद्रमा के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रात के आकाश की। जरा सोचिए, सूरज ढल चुका है और आप ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं। आपको क्या क्या नजर आता है? जैसा कि हमारी किताब में भी लिखा है कि सूर्यास्त के बाद आसमान को देखना कितना अच्छा लगता है ना? पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु दिखते हैं और फिर देखते ही देखते उनकी संख्या बढ़ती जाती है। किताब में बहुत खूबसूरती से लिखा है, संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, मानो आकाश में हीरे जड़े हों। आपने ध्यान दिया होगा कि इनमें से कुछ चीजें टिमटिमाती हैं और कुछ नहीं। और हाँ, इन सब के साथ हमें लगभग रोज चांद भी दिखता है। महीने में एक बार जब चांद पूरा गोल दिखता है, उस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। और उसके ठीक 15 दिन बाद जब चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उस रात को अमावस्या कहा जाता है। यहाँ एक बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि हम चांद और इन सभी छोटी चमकीली चीजों को दिन में क्यों नहीं देख पाते? वो कहाँ चले जाते हैं? असल में वो कहीं नहीं जाते, वो आसमान में ही रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि दिन के समय सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा तेज होती है और उस तेज रोशनी के आगे इन सभी चीजों की चमक फीकी पड़ जाती है और वो हमें दिखाई नहीं देती। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि रात में आसमान में क्या क्या दिखता है, तो चलिए अब इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। विज्ञान की भाषा में इन चमकने वाली चीजों को क्या कहा जाता है? देखिए, किताब में इसकी एक बहुत ही आसान परिभाषा दी गई है। सूर्य, चंद्रमा और वो सारी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन सभी को एक साथ खगोलीय पिंड कहते हैं। तो इसका मतलब तारे, ग्रह, चांद, सूरज, ये सब क्या है? ये सब खगोलीय पिंड हैं। ये एक बहुत जरूरी परिभाषा है, इसे याद रखिए। अच्छा, अब इन खगोलीय पिंडों में से कुछ बहुत ही खास होते हैं। ये आकार में बहुत बड़े और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और सबसे जरूरी बात, इनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में फैलाते रहते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? हमारा सूर्य, जो हमें दिन में इतनी रोशनी और गर्मी देता है, वो भी एक तारा ही है। तो अब हमने तारों के बारे में तो जान लिया है। चलिए अब देखते हैं कि आसमान में ये तारे मिलकर अलग अलग समूह कैसे बनाते हैं और कैसे पुराने जमाने में लोग इन्हीं तारों की मदद से रास्ता ढूंढ लिया करते थे। अगर आप कभी रात में ध्यान से आसमान को देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि तारों के अलग अलग समूह मिलकर कुछ खास आकृतियां बनाते हैं। इन्हीं आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर एक ऐसा ही बहुत आसानी से पहचाना जाने वाला नक्षत्र मंडल है। और जो हम भारत में सप्तर्षि के नाम से जानते हैं, यानी 7 तारों का समूह, वो असल में इसी अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का एक हिस्सा है। जरा सोचिए, पुराने समय में जब लोगों के पास कंपास नहीं होता था, तो वो रात के समय दिशा कैसे पता करते थे? वो तारों की मदद लेते थे। उत्तर दिशा में हमेशा एक तारा चमकता है, जिसे उत्तरी तारा या ध्रुव तारा कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये अपनी जगह कभी नहीं बदलता। अब इस चित्र को देखिए। आप सप्तर्षि की मदद से ध्रुव तारे को आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर आप सप्तर्षि के संकेतक तारों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन आगे बढ़ाएंगे, तो लाइन सीधे ध्रुव तारे की ओर ही जाएगी। तो हमने तारों और नक्षत्र मंडलों को समझ लिया। चलिए अब थोड़ा और पास आते हैं अपने घर की तरफ। हमारा घर यानी हमारी पृथ्वी। और हमारी पृथ्वी किसका हिस्सा है? सौर मंडल का। तो अब हम अपने सौर मंडल के बारे में जानेंगे। तो ये सौर मंडल आखिर है क्या? देखिए, इसकी परिभाषा बहुत सीधी है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ और खगोलीय पिंड जैसे कि एक क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम इसे सौर परिवार भी कह सकते हैं। और इस परिवार का मुखिया कौन है?
बिल्कुल सही, हमारा सूर्य। इस चित्र को ध्यान से देखिए। सूर्य हमारे सौर मंडल के बिल्कुल केंद्र में यानी बीच में स्थित है। ये बहुत बड़ा है और बहुत गर्म गैसों से बना है। अब एक सवाल ये उठता है कि सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ ही क्यों घूमते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य का एक खिंचाव बल होता है, एक ऐसी शक्ति जो पूरे सौर मंडल को बांधे रखती है। और हमारे पूरे सौर मंडल के लिए गर्मी और रोशनी का इकलौता स्रोत भी हमारा सूर्य ही है। पर एक मिनट, अगर सूर्य इतना ज्यादा गर्म है तो हमें उसकी बहुत तेज गर्मी महसूस क्यों नहीं होती? हम जल क्यों नहीं जाते? इसका जवाब है दूरी। सूर्य भले ही हमारा सबसे नजदीकी तारा है, पर फिर भी वो हमसे बहुत बहुत दूर है। कितना दूर? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। इसी बहुत बड़ी दूरी के कारण उसकी अत्यधिक गर्मी हम तक नहीं पहुंच पाती। हमारे सौरमंडल में सूर्य के अलावा 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से इनके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर, एक फिक्स्ड रास्ते पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये जो रास्ता है इसे कक्षा यानी ऑर्बिट कहते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हर ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में और अपनी ही धुरी पर घूमने में कितना समय लगता है। अब इन 8 ग्रहों के नाम लाइन से याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीका है। बस ये एक इंग्लिश का वाक्य याद कर लीजिए। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस वाक्य के हर शब्द का पहला अक्षर एक ग्रह का नाम है। एम से मर्क्यूरी, वी से वीनस, ई से अर्थ और इसी तरह आगे। हमारी एड्यूटेकन की क्लास में हम ऐसे ही आसान तरीकों से चीजों को याद करते हैं। चलिए अब बाकी ग्रहों को छोड़कर सीधा अपने घर यानी हमारी पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी को सौरमंडल का एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है। आइए जानते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अच्छा, हम अक्सर सोचते हैं कि पृथ्वी एकदम गोल है, पर ऐसा नहीं है। ये ध्रुवों के पास यानी ऊपर और नीचे से थोड़ी सी चपटी है और इसी खास आकार की वजह से इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब शब्द का मतलब ही होता है पृथ्वी के समान आकार। तो पृथ्वी अद्भुत क्यों है? क्योंकि अब तक ज्ञात ग्रहों में सिर्फ यहीं पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। यहाँ का तापमान न तो बहुत ज्यादा गर्म है और न ही बहुत ज्यादा ठंडा। और सबसे जरूरी बात, यहाँ जीवन के लिए आवश्यक चीजें जैसे पानी और हवा दोनों मौजूद हैं। और हवा में भी हमारी सांस लेने के लिए जरूरी गैस ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं सब कारणों से हमारी पृथ्वी सौरमंडल में सबसे अनोखी है। पृथ्वी की एक और बहुत ही सुंदर पहचान है। जब अंतरिक्ष से इसे देखा जाता है ना, तो ये नीले रंग की दिखाई देती है। सोच सकते हैं क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की सतह का 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है और इसी वजह से इसे नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। चलिए अब हम इस अध्याय के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं और अब बात करते हैं हमारी पृथ्वी के एक लौते साथी की जो हमें हर रात आसमान में नजर आता है, हमारा चांद। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह वो खगोलीय पिंड होता है जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक वैसे ही जैसे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तारे तो इतने बड़े होकर भी छोटे दिखते हैं, पर चांद इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? इसकी वजह भी दूरी है। चांद बाकी खगोलीय पिंडों की तुलना में हमारे बहुत ज्यादा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आपकी किताब में एक बहुत ही रोचक तथ्य दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसे अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। तो हमने जाना कि चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन उपग्रह एक और तरह के भी होते हैं जिन्हें हम मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। ये एक कृत्रिम पिंड होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक बनाते हैं और रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजते हैं। इनका काम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करना या फिर धरती पर संचार के लिए सिग्नल भेजना होता है। भारत ने भी कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं, जैसे कि इनसैट,
IRS और एडुसैट। तो आज हमने सौर मंडल में अपनी पृथ्वी के बारे में कितनी सारी नई बातें सीखी। हमने रात के आसमान से शुरुआत की, खगोलीय पिंड, तारे और नक्षत्र मंडलों को समझा, फिर अपने सौर परिवार के सभी ग्रहों से मिले और आखिर में अपनी अनोखी पृथ्वी और उसके साथी चांद के बारे में भी जाना। उम्मीद है आपको ब्रह्मांड का ये सफर पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा।